देखिएगा पहला टॉपिक यहाँ से जो है वो आपके पास है सेरिब्रम। तो कल मैंने बता दिया था कि सेरिब्रम के आपके पास दो हिस्से होते हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, और वो आपके पास में थिक नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं जिसका नाम कॉर्पस कैलोसम है। तो ये भी हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, ठीक है जी। फिर हमने ये कहा था एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर होती है सिल्वियन फिशर जिसको हम कहते हैं, जिसके अलोंग में हम पर्टिकुलरली सेरिब्रम को दो हाफ के अंदर काटने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने कहा कि आपके जो ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर होती है वो पर्टिकुलरली आपके पास चार लोब के अंदर डिवाइड होती है। कितनी लोब में डिवाइड है? चार लोब के अंदर ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो आपके पास फोर लोब होती है, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर एंड लेटर। अब इसको कैसे समझेंगे? एंटीरियर वाला होगी आपके पास फ्रंटल लोब, ठीक है जी। मिडल वाली आई आपके पास दैट इज पर्टिकुलर पैराइटल लोब। उसके बाद में आपके पोस्टीरियर पीछे की ओर को दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, और लेटरल साइड्स की ओर को दैट इज टेम्पोरल लोब। क्लियर हो गई जी। तो चार लोब हैं जी आपके पास में ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर की। फर्स्ट इज द फ्रंटल लोब, सेकंड इज द पैराइटल लोब, थर्ड इज द ऑक्सीपिटल एंड फोर्थ इज द टेम्पोरल लोब। ये क्लियर होना चाहिए। देखो अब इन सभी लोब्स की कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि इन सभी लोब्स में कुछ एक सर्टेन एरियाज पड़े हुए हैं जो इंपॉर्टेंटली आपकी बॉडी की सर्टेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं या कुछ पर्टिकुलर वर्किंग एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंटल लोब में एक एरिया है जिस एरिया का नाम है दैट इज ब्रोकाज एरिया। देखो मैं सारे एरिया नहीं डील कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया मैं उसके बारे में अभी डील कर रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे दिस ब्रोकाज एरिया इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द मोटर स्पीच एरिया। नाम क्या लिखा है जी? मोटर स्पीच एरिया है, दैट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब, ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द ब्रोकाज एरिया। अब इसकी पर्टिकुलर काम क्या है? तो काम ये है एनालिसिस फॉर स्पीक if injury to this region, inability to speak, that is aphasia, even though muscle concerned are no paralyzed। ध्यान दीजिएगा वर्ड मैंने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये लिखा हुआ है कि आपके पर्टिकुलरली वर्ड की फॉर्मेशन करवाने में एग्जैक्टली में बोलने के लिए आपको पर्टिकुलरली ब्रोकाज एरिया की जरूरत होती है, लेकिन ब्रोकाज एरिया किसी भी मसल से कंसर्न नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पास मसल की एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो, मसल पैरालिटिक ना हो, लेकिन अगर ब्रोकाज एरिया आपका एग्जैक्टली में डैमेज होगा तो वर्ड की फॉर्मेशन आप नहीं कर पाएंगे। आप एग्जैक्टली में बोलने की टेंडेंसी तो रखते हैं, लेकिन क्योंकि आप वर्ड ही नहीं फॉर्म कर पाएंगे तो आप एग्जैक्टली में बोलेंगे कैसे? तो मीन बाय मसल में कोई दिक्कत नहीं है, मसल अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन क्योंकि ब्रोकाज एरिया में कोई ना कोई डिफेक्टिव पार्ट है इसलिए वर्ड को फॉर्म करने में आपको दिक्कत होती है। इसलिए एग्जैक्टली में ब्रोकाज एरिया को मोटर स्पीच एरिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इस यहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज एफेजिया। तो आपने याद रखना है एफेजिया से मतलब आप समझे कि इनएबिलिटी टू स्पीक है, इवन इन दी वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। आपकी मसल जो है वो पूरी तरह से काम करने लायक है, लेकिन आप उसके बावजूद भी वर्ड को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्रोकाज एरिया जो है वो आपका रोल प्ले नहीं कर पाता है। तो ध्यान दीजिएगा ब्रोकाज एरिया इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द मोटर स्पीच एरिया। क्लियर हो गया जी। एक चलें नंबर 2 आपके पास जो एरिया है वो है आपके पास टेम्पोरल लोब में पड़ा हुआ जिसको हम ऑडिटरी एरिया कहते हैं। तो देखिए ऑडिटरी का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है जी। तो ऑडिटरी एरिया में एनालिसिस हो रही है जो आपके पास में साउंड वाइब्रेशन ब्रेन तक पहुंच रही है। क्लियर हो गया जी। थर्ड आती है आपके पास टेम्पोरल लोब में, और टेम्पोरल लोब के अंदर हिप्पोकैम्पल गायरस होती है। वहां पर एक एरिया प्रेजेंट है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी एरिया, एंड दिस ऑल्फैक्टरी एरिया इज बेसिकली हेल्पिंग इन द एनालिसिस ऑफ स्मेल। ये हमने कल भी देख लिया था जब हमने पर्टिकुलरली क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑल्फैक्टरी जो आपके पास एरिया है इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ द स्मेल। क्लियर हो गया जी। थर्ड आपके पास में चलेंगे तो वो है आपके पास टेम्पोरल लोब के अंदर ही एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया जिसका नाम है वर्निकेज एरिया। ध्यान दीजिएगा वर्निकेज एरिया, और वर्निकेज एरिया को लिखा हुआ है सेंसरी एरिया ऑफ स्पीच, सेंसरी एरिया ऑफ स्पीच। अब ध्यान दीजिएगा इसका काम क्या है? ये काम कर रहा है एनालिसिस फॉर लैंग्वेज, सेंसरी एनालिसिस फॉर स्पीच। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का काम एग्जैक्टली में वर्निकेज एरिया का दिया हुआ है। अब इससे क्या समझ रहे हैं? देखो
मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये डिपेंडेंसी है कि क्या आप मेरी बात को फॉलो कर पाएंगे, मेरी लैंग्वेज कंसर्न्स को फॉलो कर पाएंगे, मेरे जो वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं क्या वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारे का सारा कंसर्निंग पार्ट जो है वो वर्निकेज एरिया आपको कर देती है। ध्यान दीजिएगा, तो वर्निकेज एरिया इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड सेंसरी एनालिसिस ऑफ द स्पीच। क्लियर हो गया जी? तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी है क्योंकि ये वर्निकेज एरिया कभी अच्छे से फंक्शन कर सकता है जब आपका ब्रोकाज एरिया भी अच्छे से फंक्शन कर। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया, लेकिन क्योंकि आपकी ब्रोकाज एरिया में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसीलिए एग्जैक्टली में ये हो रहा है कि आप वो वर्ड नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं और मुझे आंसर नहीं कर पा रहे, इवन दो यू आर नोइंग द आंसर बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट पर्टिकुलर आंसर। क्लियर है जी? तो देखिए बहुत सिंपल है कि वर्निकेज एरिया आपको हेल्प कर रहा है कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है वो समझ लीजिए, लेकिन उसका आंसर करने में अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो वर्निकेज एरिया हेल्प नहीं कर सकती है, वो ब्रोकाज एरिया हेल्प करती है। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेमोरी लॉस जो होती है उसका एक कारण भी ये है कि ब्रोकाज एरिया भी कहीं ना कहीं डैमेज है। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी लॉस का एक कारण ये भी बताया जाता है कि ब्रोकाज एरिया को अगर डैमेज हो जाए तो भी आपके पास में मेमोरी फ्रेम नहीं बनती हैं और मेमोरी लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखने वाली है। चले लास्ट आपके पास जो एरिया आती है वो है पैराइटल लोब के अंदर, जिसको हम गस्टेटरी एरिया कहते हैं। क्या नाम लिखा जी? गस्टेटरी एरिया। और गस्टेशन इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट। तो आपके गस्टेटरी एरिया का फंक्शन है एनालिसिस करना टेस्ट के बारे में। अब मतलब टेस्ट जैसे स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, बिटर हो गई, सोर हो गई, किस तरह की एग्जैक्टली में टेस्ट है, तो उसको एनालाइज करने का जो काम कर रही है वो आपके पास पैराइटल लोब के अंदर आपकी गस्टेटरी एरिया कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आप लेकर चलिएगा क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं आपके पास सेरिब्रम के फंक्शंस क्या है। तो देखिएगा सेरिब्रम हमारे मैमल्स में मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है, ये हम सबको पता होता है। अब इस पर्टिकुलर सेरिब्रम के रोल क्या हुए तो जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज द सेंटर फॉर कॉन्शियस सेंसेस। कॉन्शियस सेंसेस का मतलब ये हुआ हमें ये मालूम है हम क्या काम कर रहे हैं। ये सारे के सारा पर्टिकुलर जो फंक्शन है ये सेरिब्रम ही कर देती है। जितनी भी विल पावर है, आपको काम करना है या नहीं करना है, वो सभी के सभी विल पावर आपको कौन प्रोवाइड करती है? सेरिब्रम। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है जी, मीन बाय हमारे कंट्रोल में जो मसल्स वर्क करती हैं उनको कंट्रोल करने का काम एग्जैक्टली वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का। उसके बाद में नॉलेज, मेमोरी, स्पीच, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी काम आपको सेरिब्रम ही कर देती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल दी वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिएगा वॉलेंट्री एक्शंस कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके पास स्किलफुल नहीं होंगे, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं किसी से हैंडशेक करता हूं, तो ये कोई स्किल्ड वर्क नहीं है। स्किल्ड वर्क ये हो सकता है कि आप बेसिकली नीडल के अंदर जो है वो धागा पिरोने का काम कर रहे हैं, तो वो स्किल्ड वर्क हुआ, ठीक है। कोई पेंटिंग बनाने का काम करता है, वो स्किल्ड वर्किंग है, लेकिन है वो पर्टिकुलर वॉलंटरी एक्शन ही है। अब ध्यान रखिएगा, all the voluntary actions are specifically being controlled by the cerebral hemisphere, but the skillful voluntary movements are specifically being controlled by the cerebellum। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, तो आंसर आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही होगा। लेकिन अगर वहीं पर क्वेश्चन में ये पूछा हो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो आपके पास कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर होगी सेरिबेलम, नॉट दी सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्किलफुल एक्ट जो होते हैं वो एग्जैक्टली में सेरिबेलम कंट्रोल करती है, और जो आपके पास स्किलफुल एक्ट नहीं होते हैं लेकिन वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं वो कंट्रोल आपके पास सेरिब्रम कर देती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये वो पक्का से बता दिया कि आपने इसी तरह से आंसर करना है। क्लियर? अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास सेरिबेलम। तो कल भी हमने इसके चीज के बारे में डील किया था कि जो सेरिबेलम है वो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के लिए आपको बेसिकली सेरिबेलम की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा था कि सेरिबेलम के भी दो हिस्से होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और आपके पास यहां पर जो हेमिस्फीयर बनकर आएंगे उसको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिएगा फंक्शन क्या है इसका, वो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखा है,
impulses are received from different voluntary muscles and joints and then controlling of their movement and their regulation and coordination accordingly। ध्यान दीजिए वर्ड में क्या क्या चीज लिखी हुई है। इंपल्सिस जो है वो आपके पास डिफरेंट मसल्स, जो आपके वॉलेंट्री मसल्स होंगी, वहां से आपके पास में रिसीव करने का काम एक्चुअली में सेरिबेलम कर रही है। उनको बेसिकली कंट्रोल करने का काम भी आपके पास सेरिबेलम कर रही है। वो मसल किस तरह से काम करेंगी, जॉइंट किस तरह से काम करेंगे, वो सारा का सारा आपके पास में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन उन मसल में कराने का काम, जॉइंट में कराने का काम, सारा का सारा फंक्शन सेरिबेलम ही कर देती है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ हमारी बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम जो है वो आपके पास सेरिबेलम से चल रहा है। बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, आपके पास ब्लड वेसल की टोनिसिटीज को मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम आपके पास सेरिबेलम कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेरिबेलम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी का बैलेंस चला जाएगा, ब्लड वेसल की टोनिसिटी चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। अब ब्लड वेसल की टोनिसिटी से आप ये चीज समझ रहे हैं कि ब्लड वेसल का डायमीटर ना ज्यादा बढ़ना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए आपको सेरिबेलम की जरूरत पड़ती है। अब देखो, कल भी मैंने ये चीज कही थी कि जब आपके पास कोई पर्सन जो है वो अल्कोहल को लगातार इंटेक कर रहा होता है तो उसका जो पहला ऑर्गन डैमेज होता है वो आपके पास में सेरिबेलम है। इसीलिए पहली चीज जो शराब पीने के बाद में किसी को एग्जैक्टली में आपको देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप वो चीज, कि उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा। जब भी वो वॉकआउट करने की कोशिश करेगा तो आपके पास में सीधे रास्ते पर या सीधी लाइन पर नहीं चल सकता है, वो अपने ट्रैक से भटकता हुआ चलता है। स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है। स्लरिंग का मतलब ये हुआ कंपन है स्पीच के अंदर, प्रॉपर वर्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। प्रॉपर वर्ड की फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगी कि लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर आपके पास सेरिब्रम इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कर वर्निकेज एरिया भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जो भी सेरिब्रम का पार्ट है। तो जो अगर मैं शराबी के साथ बात करने की कोशिश करूं ना तो मेरी बात वो समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपनी ही बातों को बोलने की कोशिश करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा जो एग्जैक्टली में रोल है ये सेरिबेलम करा रही है, दैट इज बैलेंसिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, वॉलेंट्री मसल से जितने भी इंपल्सेस हैं उनको रिसीव करना, ज्वाइंट से जितने भी इंपल्सेस हैं उनको रिसीव करना, उनको इंटरप्रेट करना और उसी हिसाब से आपके पास उन मसल्स की और ज्वाइंट की एक्टिविटी करवाने में और उनकी कोऑर्डिनेशन करवाने में हेल्प करना, बॉडी की बैलेंसिंग को करवाने में हेल्प करना, ब्लड की वेसल की टोनिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करना। ये सारा का सारा फंक्शन सेरिबेलम का है। भूलिएगा मत जी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार गलती हो जाती है, तो भूलना नहीं है। देखो यहां लास्ट में मैंने आपको बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड विद फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड ऑल्सो रिलेटेड विद बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम, पोस्चर एंड टोन। क्लियर हो गया जी, फंडामेंटल। इवन दो कि पोस्चर को मेंटेन करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ज्यादा किया जाता है, सेरिबेलम कम रोल प्ले कर रही होती है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोस्चर को एग्जैक्टली में मेंटेन करने के लिए कौन कौन से आपके पास में ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन से सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्लस दी सेरिबेलम दोनों के दोनों आपके पास पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कल हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो दो तरह के फंक्शनैलिटी शो करता है, इसीलिए नर्वस सिस्टम और आपके पास में एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ने वाला जो आपके पास एक एग्जैक्टली में ऑर्गन है वो हाइपोथैलेमस है। क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपके पास पर्टिकुलर सर्टेन सेंटर्स होते हैं जो आपके पास नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, और वही हाइपोथैलेमस जब एंडोक्राइन सिस्टम में फंक्शन कर रहा होता है तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जो सर्टेन फंक्शन वहां पर करते हैं। वो फंक्शन हम लेटर ऑन अगले वाले चैप्टर्स में डील करेंगे। चलें, अब देखिए हाइपोथैलेमस जो एग्जैक्टली में कौन कौन से हाइपोथैलेमस में सेंटर हैं जो नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहली चीज क्या लिखी हुई है, फंक्शन इसकी थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को एग्जैक्टली में कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। मीन बाय हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो है वो आपका हाइपोथैलेमस है। तभी आपके पास आपकी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली में 37.5 डिग्री सेल्सियस रहती है, अदरवाइज नहीं रहेगी। सेकेंड थिंग देखिएगा, बिहेवियर एंड इमोशंस को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस ही कर रही होती है। तीसरा एंडोक्राइन कंट्रोल है, वो मैंने अभी भी बता दिया। तीसरा देखिएगा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। अब इससे क्या समझते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का मतलब ये हुआ 24 आवर के अंदर आप कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज कौन से पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, ये एग्जैक्टली में सारा का सारा काम नोट डाउन करने का हाइपोथैलेमस करती है। जैसे
बहुत कॉमनली आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि स्लीपिंग सेंटर कहां होती है, तो स्लीपिंग सेंटर आपके पास हाइपोथैलेमस में। आपने बहुत कॉमनली एक चीज एनालाइज की होगी कि अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो 10 बजे के और 9:30 10 बजे के बीच में आपको आपकी आंखें खुद से ही थोड़ा थोड़ा कर बंद होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास वो मेमोरी पहले से फ्रेम्ड है कि जो ये बताती है एग्जैक्टली में कि 10 ओ क्लॉक आपको स्लीप आउट कर जाना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप 10 ओ क्लॉक ही सोते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस इज हैविंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, किस पर्टिकुलर समय पे आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए वो आप करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर 8 बजे रात को खाना खाता है तो 8 बजे के बाद अगर उसको खाना मिलेगा ना तो वो आपके पास में स्ट्रेस आउट हो जाएगा, एंगर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे का उसका बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बना हुआ है। वैसे ही सेम चीज है, अगर कोई व्यक्ति अगर सुबह 6 बजे उठता है और उसको अगर 4 बजे उठा दिया जाएगा ना तो भी फिर भी उसको नींद लगी रहेगी, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर एग्जैक्टली में क्या है कि 6 ओ क्लॉक ही बेसिकली अराइज करना है। तो ये पर्टिकुलर सारा का सारा सिस्टम भी आपके पास में कहां पर पड़ा हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का, ये भी हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। ये ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। देखो लास्ट पार्ट जो आपके कौन कौन से सेंटर हाइपोथैलेमस में थे, वो होता है आपके पास में एनिमल फीलिंग एंड इमोशंस के सेंटर, जैसे स्लीप, एंगर, इंटरकोर्स। मीन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हेट होगी किसी के अगेंस्ट में, लव होगा, अफेक्शन होगी, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सेंटर, इमोशंस, पेन, हंगर, थर्स्ट, सेटिस्फेक्शन, ये सारे के सारे सेंटर हाइपोथैलेमस में अवेलेबल हैं। ये चीज पक्का से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन यहां से हंगर सेंटर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आपको कैसे पता लगे कि एग्जैक्टली में आपको भूख लगी हुई है, ये भी हाइपोथैलेमस बताता है। अब ऐसा तो आपने पर्टिकुलर करेंगे ना कि खाना खाते जाइएगा, अब एक चीज ये भी तो पता लगनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली में फुलनेस ऑफ स्टमक हो गई है, अब आपको उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर फीडिंग को स्टॉप करने का सेंटर भी आपके पास में हाइपोथैलेमस में ही है, जिसको हम स्टीएटी सेंटर कहते हैं। थर्स्ट, आपको प्यास लगी है, कितना आपको पानी पीना चाहिए, ये भी एग्जैक्टली में कौन कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर देती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक हाइपोथेटिकल सिस्टम के बारे में जो एग्जैक्टली में ब्रेन में अवेलेबल नहीं होती है, अगर आप देखेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि ब्रेन के सर्टेन पार्ट इकट्ठे होकर एग्जैक्टली में कुछ एक सर्टेन फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं, तो उस सिस्टम को हम अलग से ही पढ़ते हैं, जिसका नाम लिखा जाता है लिम्बिक सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, लिम्बिक सिस्टम आपके पास में एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। ये ब्रेन में एज सच में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को इकट्ठा कर हमने कहा कि एक सर्टेन सिस्टम है जो एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करता है, जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन एक्टिविटीज के या फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान दीजिए, अब लिम्बिक सिस्टम क्या है लिखा हुआ, इट इज विजिबल लाइक अ विशबोन ट्यूनिंग फॉर्क और लिप लाइक। ट्यूनिंग फॉर्क तो सबने देखा होगा ना, ऐसे होता है चम्मच ये वाला, जिससे आप बेसिकली चाउमीन खाते हैं सभी के सभी लोग, है ना। तो ये पर्टिकुलर आपके पास में इस फॉर्क के आकार का आपके पास पर्टिकुलर आपके पास लिम्बिक सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या पार्ट है। तो पहला आता है लिम्बिक लोब, दैट इज द एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब। सेकंड हिप्पोकैम्पस। थर्ड इज द हाइपोथैलेमस इंक्लूडिंग द सेप्टम। थर्ड इज द पार्ट ऑफ द थैलेमस एंड फोर्थ इज द अमाइग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स, ये अमाइग्डाला इसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या चीज लिखा हुआ है, फंक्शंस पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको रिलेट कर बताता हूं क्या लिखा है। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है बिहेवियर, इमोशन, रेज एंड एंगर को एग्जैक्टली में कंट्रोल कर देना। तो ये काम हाइपोथैलेमस और अमाइग्डाला जो है वो दोनों रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है रीसेंट मेमोरी को फ्रेम करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये भी काम आपके पास हिप्पोकैम्पल एरिया करती है, ये हिप्पोकैम्पस करती है, जो लिम्बिक सिस्टम का अगेन पार्ट है। फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। ऑल्फैक्शन, दैट इज आपके पास में स्मेल को परसीव करना, वो भी एग्जैक्टली में जो रोल प्ले करती है, वो भी लिम्बिक सिस्टम आपको एग्जैक्टली में रोल प्ले कर देता है। अब इसको कैसे समझे जरा देखो, मेन आपने दो वर्ड याद रखने हैं, ये है एक आपके पास अमाइग्डाला और दूसरा आपके पास में दैट इज हिप्पोकैम्पस। होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो अमाइग्डाला है ये आपकी बॉडी का एग्रेशन सेंटर है। एग्रेशन सेंटर से आप क्या समझे, देखो एक दिन आप में विल पावर आ गई कि आज तो मैंने ये टॉपिक खत्म कर देना है ना, आज आपका पूरा मूड बना हुआ है एग्जैक्टली में कि मैंने ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर देना है। अब देखो एग्रेशन है ना एक तरह से कि मुझे आज ही ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, आज ही मुझे समझना है और आज ही मुझे ये पर्टिकुलर खत्म कर देना है। तो
तो होगा क्या, किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, मूड बहुत अच्छा है तो एग्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि मूड बहुत अच्छा है। लेकिन अब सडनली एक चीज ध्यान दीजिए, किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है तो क्या आप एग्रेसिव होंगे, क्या एड्रेनलिन रश होगी, नहीं होगी। तो उस दौरान में क्या अमाइगडाला उतना अच्छा फंक्शन करेगी, नहीं करेगी। एग्रेशन उतना अच्छा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जब तक पर्टिकुलर लिम्बिक सिस्टम में अमाइगडाला अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तब तक लिम्बिक सिस्टम अच्छे से फंक्शन कैसे करेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अगर अमाइगडाला को आपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्ट ये किया हुआ है कि मेरी जो अभी पढ़ने की टेंडेंसी है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं खुशी खुशी में पढ़ रही हूं, तो यही पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होकर जाएगी हिप्पोकैम्पस के अंदर। लेकिन शुरुआत में जो मेमोरी बनेगी वो रीसेंट मेमोरी है कि आप खुशी खुशी में पढ़े थे, आपने कोई टॉपिक बहुत खुशी खुशी में पढ़ लिया था, उस समय आपके पास में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरेट हुई, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी अभी तक आपके पास हिप्पोकैम्पस में है। हिप्पोकैम्पस उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी कन्वर्ट करेगा जब रिवीजन होगी। रिवीजन से क्या समझे, आपने वही टॉपिक जब दूसरी बार पढ़ा तो उसी इमोशंस के साथ पढ़ा है जिस इमोशन से आपने पहले पढ़ा था। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसी पर्टिकुलर टॉपिक को सेम इमोशंस के साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी जाकर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी, जो हिप्पोकैम्पस कर देगा। अदरवाइज हिप्पोकैम्पस हर बार, मान लीजिए आपके इमोशनल डिफरेंसेस होते जाते हैं, मान लो एक दिन आपका बहुत अच्छा मूड था तब वही वाला स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा, और किसी दिन मूड बहुत खराब है उस दिन वो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा, तो भाई दोनों जगह पर आपके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट आपके पास में जनरेट होगी जो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब है या तो अगली बार जब आप टॉपिक्स को पढ़िए या तो मूड खराब में ही पढ़ लीजिए, या तो जब उसके बाद में अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो या तो पूरी तरह से अच्छे मूड में ही पढ़िए, तभी जाकर आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगी, आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत आती होगी कि हम एक टॉपिक को लगातार बार बार पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें वो टॉपिक समझ नहीं आता है। वो इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि अमाइगडाला जो है वो आपकी बॉडी का एग्रेशन सेंटर होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ये करता है कि अमाइगडाला से पहले इंफॉर्मेशन आपके पास हिप्पोकैम्पस में जाएगी और अमाइगडाला आपके इमोशंस के अकॉर्डिंगली हिप्पोकैम्पस को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो अगर आप एक टॉपिक को अच्छे मूड में पढ़िए तो अगली बार भी कोशिश करिए जिस दिन आपका अच्छा मूड हो उसी दिन पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसी दिन कन्वर्ट होगी जिस दिन आपके पास रिवीजन के फंडामेंटल में इमोशनल डिफरेंसेस नहीं आएंगे ईच पर्टिकुलर रिवीजन पर। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर फिर भी मेरी बात किसी को समझ नहीं आई हो तो YouTube चैनल के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली इसी लिम्बिक सिस्टम का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट आती है आपके पास में मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी बॉडी का, मैंने कहा था, मोस्ट वाइटल सेंटर है ब्रेन का, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है बेसिकली हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, इसके अलावा आपके पास में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम एग्जैक्टली में मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कर देती है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, दैट इज स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एंड यॉनिंग रिफ्लेक्स। ये सभी के सभी रिफ्लेक्सेस दे आर स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेकिन ये चीज पक्का से ध्यान रखिएगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी को भी कंट्रोल कर देता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भूल जाता है कभी कभार, इसीलिए स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना है। रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, मेटाबॉलिक सेंटर्स, रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर, ये सभी के सभी सेंटर एग्जैक्टली में आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही अवेलेबल होते हैं। तो एक बात और याद रखनी है, यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो आपके पास में कनेक्ट करने वाली है, दैट इज विद द स्पाइनल कॉर्ड। किसके साथ कनेक्ट करने वाली है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। मैंने कहा था ना, ब्रेन की एक्सटेंशन इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा एग्जैक्टली में आपको स्पाइनल कॉर्ड बनाकर देगा? वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में एक्सटेंशन आएगी
उसको पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा की खासियत ये है कि यहां पर आपके पास मोस्ट वाइटल सेंटर बॉडी के पाए जाते हैं जो सभी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट पार्ट देखिए, कल ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ा था, तो ब्रेन स्टेम में एक एक्सिस के अलोंग में आपके पास में डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन जो थे वो आपके पास में पाए जाते हैं। देखो पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये माना जाता था मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो एक एक्सिस में आपके पास सिचुएटेड होते हैं, तो आपके पास वो पर्टिकुलर ब्रेन स्टेम बनाकर देते हैं। लेकिन कल मैंने चीज कही थी, ये पुराने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, कल मैंने एक चीज कही थी कि डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा दे आर इन अ सिंगल एक्सिस, एक पर्टिकुलर लाइन में वो लगे हुए हैं। और जब भी आपके किसी पर्सन को हैंग करते हैं तो उस दौरान में ब्रेन स्टेम में डैमेज होती है। तो ब्रेन स्टेम में यहां पर 3 ही हिस्से लिखे हुए हैं, जबकि कितने हिस्से होते हैं? 4। ये आपकी एनसीईआरटी में पहले गलत था, अब धीरे धीरे कर वो भी अपडेट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से इकट्ठा कर आपकी ब्रेन स्टेम बनती है। ये चीज मानकर चलिएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये माना जाता था कि आपके पास जो फोर ब्रेन है उसका हिस्सा डायनसेफेलॉन नहीं है। लेटर ऑन ये चीज प्रूव हो गई कि आपके पास एम्ब्रियो के अलावा अडल्ट के अंदर भी डायनसेफेलॉन पाई जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखते हुए चलना है। चले, उसके बाद टॉपिक आती है दैट इज वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। देखो वेंट्रिकल टर्म आपके पास हमने दैट इज जो हमने सर्कुलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर भी हार्ट के इनसाइड में भी वेंट्रिकल्स होते हैं। तो देखो वेंट्रिकल होते क्या है? वेंट्रिकल है सर्टेन स्पेसिस, और उन स्पेसिस के इनसाइड में आपके पास में यहां पर एग्जैक्टली में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो वो इकट्ठी होगी। वेंट्रिकल्स यहां पर ब्रेन के इनसाइड में क्या चीजें हैं? दीज आर दी सर्टेन स्पेसिस। उन स्पेसिस के इनसाइड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो अकमुलेट करने वाली है, उनको हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये आया कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाया किसने? तो कल देखिए मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस वाज प्रेजेंट इन दी एपिथैलेमस एंड थैलेमस रीजन के बीच में, और दूसरा आपके पास में दैट इज पर्टिकुलर पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस दैट इज प्रेजेंट इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो एग्जैक्टली में आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कर दे रही थी और आपके पास स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन को शॉक एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती है। अब देखो कैसे, फिर से देखें। कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन जाती है, और वो फ्लूइड बनने के बाद में एग्जैक्टली में लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल आपके पास में लिखे जाते हैं इकट्ठे कर दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी सेरिब्रम। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में फर्स्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेकंड वेंट्रिकल है। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को इकट्ठा कर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम लेटरल वेंट्रिकल लिखते हैं। तो जितना सीएसएफ आपके पास में बना वो सबसे पहले जाएगा लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ आपके पास जाएगा इनटू द डायसील दैट इज पर्टिकुलर द थर्ड वेंट्रिकल, और आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल दैट इज लेटरल वेंट्रिकल कनेक्ट करेंगे डायसील के साथ में विद द हेल्प ऑफ अ फोरामेन ऑफ मोनरो। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पर। Foramen of Monro is the connecting link between a lateral ventricle and the third ventricle that is diaceal। थर्ड वेंट्रिकल को क्या कह रहे हैं? डायासील। अब ये भी चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा उसके बाद में डायासील जो है वो आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगी जिसका नाम मेटासील लिखा जाता है, और मेटासील और आपके पास डायासील के बीच में आपके पास कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज द आइटर। क्या नाम लिखा जी? आइटर। इसको डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, डक्ट ऑफ सिल्वियस। तो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल डायासील के साथ कनेक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो, डायासील और मेटासील कनेक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ द आइटर। अब होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वेंट्रिकल स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां प्रेजेंट है जी? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। डायासील कहां प्रेजेंट है? थैलेमस में। लेटरल वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट है? सेरिब्रम में। अब देखिए फोर्थ वेंट्रिकल आपके पास कहां प्रेजेंट है? इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मीन बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके पास में कहां पर पहुंच गई हुई है? इनटू दी मेडुला ऑब्लोंगेटा के रीजन में। अब हमें यह मालूम है कि एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस और पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में तो है नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को सीएसएफ जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाती है, तो वो किस तरह से बचाती है? वो इस तरह से बचाती है
कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 छेद पड़े हुए हैं, रादर 3 छेद है, टाइप 2 है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर 2 टाइप के आपके पास पोर्स हैं या आपके पास फोरामेन है, वो है आपके पास फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुश्का। फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड फोरामेन लुश्का से होता हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एरेक्नोइड स्पेस से होता हुआ एरेक्नोइड विलाई में जाएगा, एरेक्नोइड विलाई से होता हुआ आपका क्रेनियल वीनस साइनस में जाएगा और उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुंच जाएगा। अब देखो सिंपल सी चीज है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी और फोरामेन ऑफ लुश्का से होता हुआ एरेक्नोइड स्पेस और एरेक्नोइड विलाई आपके पास में कहां पर प्रेजेंट है, ये है स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट। यहां पर जो हम देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन में बनी और ब्रेन से होते हुए धीरे धीरे कर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गई और स्पाइनल कॉर्ड में जाकर उसने फिर से वही काम किया जो ब्रेन के अंदर करती है, दैट इज आपके पास शॉक की एब्जॉर्प्शन करने का रोल। अब यहां से एक चीज और पता लगी, ये चीज पता लगी कि आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो अकमुलेशन होती है वो आपके पास एरेक्नोइड स्पेस में होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि इतनी चीज तो आप सब लोगों को पता लग गई है। चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट आती है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ये देखिएगा, हमने कल भी ये बता दिया था कि जो पर्टिकुलर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके पास ब्रेन की एक्सटेंशन है इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, और ब्रेन से आप ब्रेन जो एक्सटेंड कर रही है स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में, वो आपके पास जिस फोरामेन के थ्रू वो ब्रेन एक्सटेंड कर आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में गई है उसको हम फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। ये हमने पहले भी ये चीज के बारे में बताया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंटली क्या चीज याद रखनी है कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट करती है अडल्ट के अंदर जहां पर आपके पास लंबर वर्टिब्रे 1 है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, लंबर वर्टिब्रे नंबर 1 के ऊपर आपके पास में एग्जैक्टली में आपकी स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर जाती है अडल्ट की कंडीशन में। लेकिन अगर यही बात हम चिल्ड्रन के बारे में देखें तो चिल्ड्रन में दिस पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट L3। L3 का मतलब हुआ लंबर वर्टिब्रे 3 के ऊपर एग्जैक्टली में स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन होगी। और इस स्पाइनल कॉर्ड की जो टोटल लेंथ हमारे पास अवेलेबल है वो 45 सेंटीमीटर होती है। ये आपने चीज की ध्यान रखनी है। अब यहां से क्या चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जाता है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, its upper part is wide while the lower part narrow which is known as conus medullaris। देखो ये चीज क्या लिखा है, ये आपका पार्ट है कोनस मेडुलरिस का। अब ये चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपके विड्थ ज्यादा है और यहां पर पर्टिकुलर आपके पास विड्थ कम है। अब ये चीज आप कैसे समझेंगे, देखो जहां तक आपकी विड्थ ज्यादा है इसका मतलब यहां तक आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व होंगी वो सारी की सारी पेयर्ड फॉर्म में अलग अलग जगह से अराइज होंगी। ध्यान दीजिएगा क्या चीज लिखी है जी, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व ने अराइज करना है। तो स्पाइनल नर्व जो है क्या लिखा जाता है, नर्वस पोर्शन ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती है विच इज टर्मिनेटिंग एट दी कोनस मेडुलरिस। कहां पर टर्मिनेट करेगी, कोनस मेडुलरिस पर। अब एक चीज यहां से ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, ये जितना पार्ट आप यहां से यहां तक देख रहे हो ये सारा नर्वस पोर्शन है क्योंकि यहां से स्पाइनल नर्व्स अलग अलग जगह से अराइज होती हुई निकल रही हैं। कोई एग्जैक्टली में गुच्छे नहीं बन रहे हैं, क्लस्टर नहीं बन रहे हैं। लेकिन आपके पास कोनस मेडुलरिस से एक आपके पास फाइब्रस थ्रेड लाइक फॉर्म या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अराइज हो रहा है जिसको हम फाइलम टर्मिनेल कह रहे हैं, जो आपके पास नॉन नर्वस पोर्शन है। कैसा पोर्शन है जी, नॉन नर्वस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड स्पेसिफिकली बीइंग टर्म्ड एज द फाइलम टर्मिनेल। और यहां से पर्टिकुलरली आपके पास जो एग्जैक्टली में स्पाइनल नर्व्स अराइज होकर आती हैं वो कोनस मेडुलरिस से गुच्छों की फॉर्म में एक्सटेंड करती हुई नीचे की ओर को निकलती हुई आएंगी। ये आपने ध्यान रखना है, फाइलम टर्मिनेल से एग्जैक्टली में कोई भी आपकी स्पाइनल नर्व अराइज होती हुई आपको नहीं दिखेगी। ये चीज आपने पक्का से ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जाती है। क्लियर हो गई जी इतनी सी चीज। चलें फिर से देख लें, जो नर्वस पोर्शन है वो टर्मिनेट कर जाएगा कोनस मेडुलरिस पे। कोनस मेडुलरिस से नॉन नर्वस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अराइज होगी जिसको हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं।
फाइलम टर्मिनल से कोई भी स्पाइनल नर्व एज सच में अराइज नहीं होगी। सभी की सभी जो आपके पास स्पाइनल नर्व्स हैं वो एग्जैक्टली में कोनस मेडुलैरिस से ही अराइज होगी, या इसके वाले ऊपर वाले पोर्शन में यहां से अराइज होने वाली है, जो आपके पास नर्वस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। याद ये भी रहना चाहिए कि अडल्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन है वो L1 पर होगी, और जो पर्टिकुलर आपके पास में चिल्ड्रंस होंगे उनमें स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन आपके पास L3 पर होगी। वेट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आपके पास में 35 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक होती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये जो नॉन नर्वस पोर्शन है ये आपका वेरी करता है लेंथ में, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके पास 20 to 25 सेंटीमीटर आपके पास ये नॉन नर्वस पार्ट ऑफ दी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज फाइलम टर्मिनल। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये है आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें आप ये चीज देखने वाले हैं, जरा यहां पर देखिएगा। ये आपके पास में एग्जैक्टली में इनर पार्ट देखो किस शेप का दिखाई पड़ रहा है, एच शेप का। ये आपको एच बन गया जी यहां पे। बहुत सिंपल है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देखना है, हम जब पिछला टॉपिक पढ़े थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सॉरी जब हमने इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का पार्ट था, तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व कही थी हमने कि सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की होती हैं। अब देखो सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की हैं, तो वो कैसे पता लगेगा कि स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या है यहां पर, आप यहां पर देखिएगा तो ये पर्टिकुलर आपके पास सेंसरी फाइबर अराइज हो रहा है। क्या चीज है ये जी, सेंसरी फाइबर है। और सेंसरी फाइबर आपके पास पर्टिकुलर अराइज होकर यहां पर जब एग्जैक्टली में आपके वर्टिब्रे से जब एग्जैक्टली में ये चीज बाहर निकली है, तो आपको जरा यहां पर देखने को मिलेगा कि ये मोटर न्यूरॉन है नीचे चली हुई। तो ये मोटर न्यूरॉन एग्जैक्टली में आपकी सेंसरी न्यूरॉन के साथ में कंबाइन होकर एग्जैक्टली में वर्टिब्रे से बाहर आई है। तो आपको मिक्स्ड नर्व क्या कैसी पढ़ाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन प्लस दी आपके मोटर न्यूरॉन, दोनों के फंक्शन करने वाली जो न्यूरॉन होती है उसको मिक्स्ड टाइप की न्यूरॉन कहते हैं। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड से एग्जैक्टली में जो आपकी स्पाइनल नर्व अराइज होकर आ रही है वो एग्जैक्टली में आपके पास कैसी है, दैट इज मिक्स्ड टाइप। सेंसरी फंक्शन भी कर सकती है और आपके मोटर फंक्शन भी कर सकती है। अब ध्यान क्या देना है जी, ध्यान ये देना है, ये मान लीजिए आपके पास वर्टिब्रे की फ्रंटल साइड है, तो फ्रंटल साइड को हम हमेशा कहते हैं वेंट्रल साइड, और जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है जो पीछे की साइड को होती है उसको कहते हैं डॉर्सल साइड। अब देखिए यहां पर एग्जैक्टली में यहां शार्पनेस है, तो इसको कहेंगे हम ये है डॉर्सल हॉर्न और ये है वेंट्रल हॉर्न। तो आपके वेंट्रल हॉर्न से जो न्यूरॉन अराइज होकर आई है वो है आपके मोटर फाइबर, और जो आपके पास में एग्जैक्टली सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में लेकर आई है वो स्पाइनल नर्व, जो एग्जैक्टली में किसके थ्रू एंटर कर रही है, दैट इज डॉर्सल हॉर्न के। अब देखिएगा एग्जैक्टली में हुआ क्या, देखो ये आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन है किसी ऑर्गन से सिग्नल लेकर आई इनटू द डॉर्सल हॉर्न, और डॉर्सल हॉर्न से होते हुए जरा सा देखिएगा कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, और ये पर्टिकुलर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से काट में कनेक्ट कर रही है इनके न्यूक्लियसिस के थ्रू। अब देखो यहां पर हुआ क्या, ये पर्टिकुलरली आपके पास एक चैनल बन गया है जिसको हम इंटर न्यूरोनल चैनल कहते हैं। दो न्यूरॉन को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली में एक तीसरी न्यूरॉन की जरूरत पड़ रही है, ताकि ये जो सेंसरी आपके पास में सिग्नल आया था स्पाइनल कॉर्ड में वो आपके पास में इंटरप्रिटेशन उसकी इंटर न्यूरॉन्स कर सके, और इंटर न्यूरॉन से आपके पास में जो सिग्नल जाएगी दैट इज इनटू द वेंट्रल हॉर्न, और वेंट्रल हॉर्न के न्यूक्लियस से आपके पास निकल कर आएगी दैट इज मोटर फाइबर या मोटर न्यूरॉन, जो एग्जैक्टली में किसी और ऑर्गन की वर्किंग को कंट्रोल करेगी। अब देखिए बहुत सिंपल है, क्या हुआ, ऑर्गन से सिग्नल आया इनटू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के कौन से पार्ट से, सेंसरी फाइबर से। कहां पर आया, डॉर्सल हॉर्न के अंदर। डॉर्सल हॉर्न से सिग्नल कहां गया, इंटरन्यूरोनल फाइबर में। इंटरन्यूरोनल फाइबर किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डॉर्सल हॉर्न के डॉर्सल न्यूक्लियस से। डॉर्सल न्यूक्लियस से क्या राइज किया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही है जिसको वो सप्लाई करती है। अब देखो यहां से एक चीज हमें ये क्या पता लगी, ये जितनी भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास एग्जैक्टली में आर्क की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है जी, ये आर्क बन गया है ना। तो एग्जैक्टली में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, देखो अदरवाइज हम ये पढ़ते हैं कि जो ऑर्गन से सिग्नल होकर आता है वो एग्जैक्टली में पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में जाता है,
तो ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और इंटरप्रिटेशन होने के बाद में वहां से आपके पास में इफरेंट न्यूरॉन्स अराइज होती हैं जो एग्जैक्टली में ऑर्गन की वर्किंग को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अब चीज ये है कि मान लीजिए आपको किसी जगह पर आपका हाथ लग गया और वो बहुत ज्यादा शार्पर ऑब्जेक्ट है, तो सडनली आप हाथ हटा लेते हो उस जगह से। कैसे हटा लेते हो? अगर मान लीजिए आप हाथ लगाकर रखे वहां पर, तो एग्जैक्टली में ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगी, तब तक तो इंजरी हो चुकी होगी। उसी चीज को आपके पास में नलीफाई करने के लिए नेचर ने क्या किया कि कुछ चीजें एग्जैक्टली में स्पाइनल कॉर्ड से ही कराई, ब्रेन का कोई रोल ही नहीं प्ले हुआ वहां पर। तो ब्रेन जहां पर एग्जैक्टली में रोल प्ले नहीं करेगी, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एग्जैक्टली में रोल प्ले कर रही होती है और ऐसे पर्टिकुलर आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रही होती है जो आपको आउट ऑफ सडन एक्शन चाहिए होते हैं। तो ये चीज पक्का से ध्यान रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली हेल्पिंग इन द रेगुलेशन एंड कंडक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? आपके पास ऑर्गन से सिग्नल आएगा थ्रू दी सेंसरी फाइबर इनटू दी डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न से जाएगा इंटरन्यूरोनल फाइबर में, इंटरन्यूरोनल फाइबर से जाएगा वेंट्रल हॉर्न में, वेंट्रल हॉर्न से अराइज होंगे आपके पास मोटर फाइबर, और वो मोटर फाइबर जाके आपके पास सर्टेन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। ये सभी की सभी चीजें आपके दिमाग में एज सच में फ्रेम्ड रहनी चाहिए। देखिए यहां पर फंक्शन भी लिखे हुए हैं। फंक्शन क्या लिखा है? इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने ये कहा ना, जहां पर आपके पास में ब्रेन की आवश्यकता है वहां ब्रेन से ही काम लेना पड़ेगा। लेकिन कई जगह पर ऐसा है कि अगर आप ब्रेन की क्षमता को यूज करने की कोशिश करेंगे तो इंजरी पैटर्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए डायरेक्ट वर्केबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड को दी गई है, आपके ब्रेन के साथ में उसको ब्रिजिंग की। अब आप बोलेंगे ब्रिजिंग कैसे की है? देखो मैंने ये कहा था रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर एग्जैक्टली में मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिफ्लेक्स एक्शन एग्जैक्टली आपकी बॉडी कर भी रही है ना थ्रू दी स्पाइनल कॉर्ड, दे कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और ब्रेन के पार्ट दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। लेकिन जहां पर एक्शन सडनली चाहिए ना, वहां पर एग्जैक्टली में ब्रेन की इंटरप्रिटेशन बाद में आएगी और पहले आपके पास में एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कर चुका होगा। लेकिन अगर वो आपके पास में रिफ्लेक्स एक्शन खराब है या उससे कोई नुकसान आपको होने वाला है, तो उस एक्शंस को कंट्रोल आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगी। ये पक्का से ध्यान रखने की कोशिश करनी है। अब देखिए क्या लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड रिले पाथ फॉर द इंपल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड लास्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट एंड कंडक्ट्स रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू द रिफ्लेक्स आर्म। ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। चलिएगा देखो, रिफ्लेक्स एक्शन को पहली बार ऑब्जर्व किया था मार्शल हॉल ने। ध्यान दीजिएगा, मार्शल हॉल है, उसने क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर। ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स हैं, उन्हीं के थ्रू पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, जो आउट ऑफ सडन होते हैं, स्पॉन्टेनियस जिनको हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली ब्रेन की इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी। इनवॉलेंटरी एक्शंस होंगे, मैकेनिकल प्रोसेस होने वाली है, और यहां पर इन रिफ्लेक्स एक्शन से कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में होने वाले ये सभी के सभी इनवॉलेंटरी एक्शंस है। तो ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पर हमारी विल से कोई काम नहीं हो रहा है, हमारी मन मर्जी से कोई काम नहीं होगा। रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा इनवॉलेंटरी ही रहेंगे, ये वॉलेंटरी नहीं होते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हैं, एक लिखता है क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, और दूसरा पार्ट अब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मिलेंगे दैट इज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है। लिखा है जो आपके पास क्रेनियल रिफ्लेक्सेस हैं, दे आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द ब्रेन। मैंने अभी एक चीज कही थी ना आपको, रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ा हुआ है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास क्रेनियल टाइप के होंगे वहां पर रिक्वायर अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं होना है। इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर जो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो स्लोअर एक्शन वाले होंगे। जैसे वाटरिंग ऑफ माउथ लिखी है आपके पास, कुछ पर्टिकुलर जैसे स्वीट्स को देखकर हो जाती है, कोई किसी को लड्डू बहुत अच्छा लगता है, किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो उसी समय आपके पास एग्जैक्टली में इमरजेंसी तो है नहीं कोई, लेकिन उसके बावजूद सलाइवेशन होना शुरू हो गई माउथ के अंदर। ये पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्स एक्शन हुए ऐसे वाले, इनको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। दे आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द ब्रेन, नॉट बाय द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया जी। दूसरे आते हैं आपके पास दैट इज पर्टिकुलर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, दे आर स्पेसिफिकली बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहां पर अर्जेंसी है,
अर्जेंसी कैसी है, जैसे देखिएगा आपके पास पिंचिंग हो गई, आपके पास किसी नीडल के ऊपर आपके पास में हैंड प्रिकिंग हो गई है, फिंगर प्रिक हो गई, तो सडनली आप वहां से हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटा पाते हैं? क्योंकि वो वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इमरजेंसी में होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस है, दैट आर स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द इंटरप्रिटेशन दैट इज बीइंग डन बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ध्यान दीजिएगा पक्का से। और ये जितने भी एक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट पर होते हैं एज कंपैरिजन टू द क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिएगा लास्ट पार्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन है रिफ्लेक्स एक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, एक लिखे कंडीशनड है और दूसरे लिखे हुए अनकंडीशनड है। अब जरा ध्यान देकर चलिएगा क्या लिखा है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस में प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज एक्शन। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये सभी रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसका मतलब जरा ध्यान दीजिए, जब आपने शुरुआत में साइकिल सीखना शुरू की होगी ना, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ा होगा। आपके जितने भी एक्शन होंगे वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए शुरुआत में आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, तो आपको पहले जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर होता है वो सिखाता है ना कि पहला गियर कहां पर डलेगा, दूसरा गियर कहां पर डलेगा, तीसरा गियर कहां पर डलेगा, कहां पर क्लच है, कहां पर आपके पास में एक्सेलरेटर है, कहां पर आपके पास में पर्टिकुलर है ब्रेक है, ये सब चीजें इंस्ट्रक्टर पहले सिखाते। तो आप शुरुआत में कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होते हैं लर्न करने का, कि मुझे लर्न करना है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज से क्या चीज होती है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब आपको चलाते हुए थोड़ा समय हो जाता है तो आपको ये चीज याद नहीं करने पड़ती कि पहला गियर कहां पर है, दूसरा गियर कहां है। आपकी मतलब ये है कि गाड़ी पूरी स्मूथली चलनी चाहिए। तो एग्जैक्टली में हुआ क्या, वॉलंटरी एक्शन जो पहले आपको कॉन्शियसली कंट्रोल करने पड़ रहे थे वो धीरे धीरे कर इनवॉलंटरी हो गए। मीन बाय कंडीशनल रिफ्लेक्सिव एक्शंस में लर्निंग फॉर्म्स दी बेसिस। शुरुआत में आपको चीजें याद करने पड़ेंगी, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तो हम पर्टिकुलर उन चीजों को कहेंगे कि वो कंडीशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखिएगा क्योंकि शुरुआत में लर्निंग करने पड़ रही है, इसका मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, नॉट बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब कंडीशनल जो रिफ्लेक्सिव हैं दे आर स्पेसिफिकली द क्रेनियल रिफ्लेक्सिव। अब ये पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं इनको पहली बार स्टडी किया था इवान पावलोव ने डॉग के इनसाइड। डॉग में पर्टिकुलर उन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हमें बताया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलंटरी एट द टाइम लर्निंग एंड आफ्टर परफेक्शन दीज बिकम इनवॉलंटरी। इसका मतलब ये हुआ शुरुआत में एग्जैक्टली में आपकी ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रही होगी तो आपकी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलरली ब्रेन, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा पहले। उसके बाद में लर्निंग आप जब कर चुके होंगे तो वही पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन जो कंडीशनड वाले हैं वो अनकंडीशन में चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अनकंडीशन में वो इसलिए चेंज होंगे क्योंकि एग्जैक्टली में आपने पहले चीजें लर्न कर ली हैं। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल लिखा है, स्नीजिंग, छींक आना कोई आप सीखते हैं, कफिंग करना कोई आप सीखते हैं, यॉर्निंग करना कोई सीखते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स कोई सिखाता है आपको, माइग्रेशन जो बर्ड की हो रही है क्या उन बर्ड्स को कोई सिखाता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में यहां से वहां चला जाना चाहिए? जी नहीं। ये सभी के सभी जो एक्शंस हैं इनमें लर्निंग होना जरूरी नहीं है, इनमें प्रीवियस एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे वो आउट ऑफ सडन एक्शंस होते हैं, अर्जेंसी में एक्शंस होते हैं। तो ऐसे एक्शन जो अनकंडीशन है वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, और जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस हैं दे आर स्पेसिफिकली बीइंग कंडक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ये पक्का से ध्यान रखिएगा, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आपके शुरुआती तौर के ऊपर ब्रेन को एज सच में रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर बाद में जाकर वही कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस आपके पास चेंज हो जाएंगे अनकंडीशन में, क्योंकि एग्जैक्टली में वॉलंटरी एक्शन धीरे धीरे कर कन्वर्ट हो जाएंगे इनवॉलंटरी एक्शंस में। तो पहले आपको लर्न करना पड़ता है कंडीशंस में, या कंडीशंस आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपके क्रेनियल रिफ्लेक्सेस हैं, और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस आपके पास ब्रेन कंट्रोल कर रही है। अनकंडीशनल में आपको कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये सभी के सभी रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पेसिफिकली बीइंग कंप्लीटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड।